स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट होमोसेक्सुअल कपल्स के रिगार्डिंग में। होमोसेक्सुअल कपल्स के द्वारा उनका जो मैरिज है उसको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर रिकॉग्नाइज करने के रिगार्डिंग में एक पेटिशन है उसको फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पेटिशन को रिजेक्ट किया गया है कि जो लॉ मेकिंग पावर है वो किसके पास में है, गवर्नमेंट के पास में। तो गवर्नमेंट के द्वारा ही आपका जो मैरिज है उसको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। गवर्नमेंट के द्वारा ही आपका जो मैरिज है उसको किसके अंडर में, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे अडोप्शन प्रोसेस के बारे में भी बात की गई थी कि जो होमोसेक्सुअल कपल्स हैं उनके द्वारा जो अडोप्शन है वो किया जा सकता है। अगर हम बात करें प्रेजेंट समय में जो अडोप्शन प्रोसेस के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का, उसके द्वारा जो अडोप्शन है उसको रेगुलेट किया जाता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन भी है जिसका नाम है कारा। कारा के द्वारा यहाँ पे जो कम्प्लीटली जो प्रोसेस है उसको देखा जाता है अडोप्शन प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स होमोसेक्सुअलिटी के रिगार्डिंग में, तो इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट केसेस में जो होमोसेक्सुअलिटी का जो जर्नी है वो रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले 2009 के अंदर में जो दिल्ली का जो हाई कोर्ट है, जो दिल्ली का जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा 2009 के अंदर में नाज फाउंडेशन केस है वो सामने आया था। नाज फाउंडेशन केस के अंदर जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको अलाउ किया गया था। अब देखिए कि उसके बाद में 2013 में एक इस केस के अगेंस्ट में एक केस है वो फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल हुआ था। केस का नाम है स्टूडेंट सुरेश कुमार कौशल वर्सेज नाज फाउंडेशन। सुरेश कुमार कौशल, सुरेश कुमार कौशल, सुरेश कुमार कौशल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस को रिजेक्ट किया गया कि होमोसेक्सुअलिटी इंडिया के अंदर अलाउ नहीं है। और ये जो 1% के आसपास जो लोग हैं या लेस देन 1% के आसपास जो होमोसेक्सुअल लोग हैं उनका बेसिकली यहाँ पे जो राइट्स है उनको कम्प्लीटली डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है 2013 के अंदर में सुरेश कुमार कौशल केस के द्वारा। फिर आप देखें कि ट्रांसजेंडर का जो केस है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आया। ट्रांसजेंडर को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया। और 2018 में फिर आपको एक केस देखने के लिए मिलेगा ट्रांसजेंडर केस के बाद में। उस केस का नाम है स्टूडेंट्स नवतेज सिंह जौहर। नवतेज सिंह जौहर, नवतेज सिंह जौहर केस के अंदर स्टूडेंट्स आप देखिए कि होमोसेक्सुअलिटी को एक डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफेंस है वो बनाया गया इंडिया के अंदर। होमोसेक्सुअल कपल्स को अलाउ किया गया। अभी जो रिसेंटली जो पेटिशन ये था कि जो होमोसेक्सुअल कपल्स यहाँ पे अलाउ किए गए हैं बट उनका जो मैरिज है उसको एज ए स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट किया गया है। स्टूडेंट 2018 के इस केस के समय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो मिस्टेक है उसको रिकॉग्नाइज किया कि चाहे यहाँ पे लेस देन 1% के आसपास पर्सन्स हो बट उनका भी राइट्स को सिक्योर करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। 2013 के समय हमारे द्वारा आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया सुरेश कुमार कौशल केस के अंदर में, तो उसको बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी जो मिस्टेक है उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेम सेक्स मैरिज, जिससे रिलेटेड जो अलग अलग इंडिया का जो जर्नी रहा है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अभी जो अडोप्शन प्रोसेस के बारे में बात की गई है तो आपको अडोप्शन प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ के बारे में बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग में। तो 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको कवर किया गया है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये एग्जिस्टेंस के अंदर में आया। रिसेंटली महाराष्ट्र के रिगार्डिंग में जो केस है उसको हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल ही जो महाराष्ट्र के जो स्पीकर है उनको लास्ट चांस दिया गया है कि अपना जो टाइमलाइन है उसे आप सेट कीजिए एंटी डिफेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया क्योंकि स्पीकर के द्वारा एक टाइमलाइन के अंदर में जो एंटी डिफेक्शन के जो लॉज हैं उसको डील किया जाता है। आप देखिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एग्जिस्टेंस के अंदर आया 1985 के अंदर में। आया राम गया राम जो पॉलिटिक्स है उसको एंड करने के लिए इसको लाया गया था। स्टूडेंट्स आपको एंटी डिफेक्शन प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें, द क्रॉसिंग ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस इन द अनएथिकल मैनर। अनएथिकल मैनर में अगर क्रॉसिंग ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस है तो उसको यहाँ पे एंटी डिफेक्शन प्रोसेस के अंदर रखा गया है। आप देखिए कि यहाँ पे स्पीकर है, यहाँ पे आपको जो स्पीकर के राइट हैंड के अंदर में जो गवर्नमेंट पावर के अंदर है उसके लोग देखने के लिए मिलेंगे। तो क्रॉसिंग ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस ये है कि यहाँ पे
एक साइड से दूसरे साइड के अंदर अपना जो पार्टी है किसी पर्सन के द्वारा चेंज किया जाता है तो उसको एंटी डिफेक्शन प्रोसेस के अंदर में वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ है वो अलाउ होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि एंटी डिफेक्शन प्रोसेस है वो कहाँ कहाँ पे अलाउ किया गया है, कुछ यहाँ पे जो एग्जेम्पशन है वो इसके अंदर दिए गए हैं। क्या ये जो इंडिपेंडेंट पर्सन है क्या वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट पर्सन यहाँ पे नहीं ज्वाइन कर सकते। क्या नॉमिनेटेड पर्सन यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं? ये स्टूडेंट्स नॉमिनेटेड पर्सन्स को जो 6 मंथ का जो समय है वो अलाउ किया गया है। इसके अलावा जो पर्सन जिस सिंबल के ऊपर इलेक्ट होके आए हैं उस पार्टी के अगेंस्ट में जाके, पार्टी की जो गाइडलाइन है उसके अगेंस्ट में जाके यहाँ पे वर्क करते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ है वो अलाउ है। बट आप देखिए कि 2/3 अगर मर्जर होता है किसी पार्टी का, सपोज कीजिए किसी पार्टी के अंदर में 6 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है और उसके जो 2/3 हैं मींस 5 या 4 के आसपास जो एमएलए हैं वो दूसरी पार्टी के अंदर मर्ज होते हैं तो वहाँ पे जो एंटी डिफेक्शन प्रोसेस है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। क्या यहाँ पे स्पीकर के द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? तो 1992 का एक केस है जिसके अंदर में यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू है उसकी बात की गई है कि स्पीकर जब भी यहाँ पे जो एंटी डिफेक्शन प्रोसेस को डील करता है दैट टाइम स्पीकर सिट एज ए ट्राइब्यूनल के रूप में वहाँ पे बैठता है, तो ट्राइब्यूनल के रूप में बैठने की वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जुडिशियल रिव्यू है वो हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे पुडुचेरी के बारे में, पुडुचेरी का जो बेसिकली सी का जो एरिया है वहाँ पे रेड कलर जो अपीयर हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे जो कंसर्न्स है इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा रेज किए गए हैं, हो सकता है वहाँ पे एल्यूअल बूम होने की वजह से वहाँ का जो इकोसिस्टम है, वहाँ का जो मेरीन इकोसिस्टम है वो कम्प्लीटली डैमेज हुआ हो, ऑक्सीजन का जो कमी हो गया हो, ये यहाँ पे जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं एल्गल जो ब्लूम होने की वजह से। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मणिपुर के रिगार्डिंग में है तो आप देखिए कि जो मैतीज नाम का जो कम्युनिटी है उनको पहले भी एसटी का जो स्टेटस है, शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टेटस है वो देने से रिगार्डिंग में पहले भी पहल की गई थी 1982 के समय, 2001 के समय, बट वो रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मैतीज कम्युनिटी वहाँ पे डोमिनेटेड स्टेटस के अंदर है। इसके अलावा ओबीसी के अंदर भी कुछ मैतीज का जो सेक्शंस है वो पाए जाते हैं। और आप देखिए कि अगर हम मणिपुर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मणिपुर का जो आपको मैप है वो कम्प्लीटली एक फुटबॉल प्लेग्राउंड की तरह देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे वैलीज का जो एरिया है जिसके अंदर मणिपुर का जो 60% पॉपुलेशन रहता है, जहाँ पे मैतीज का जो डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। हिली एरियाज़ के अंदर जो दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं वो पाई जाती हैं हिली एरियाज़ के अंदर में। तो आप देखें कि जो 40% पॉपुलेशन है वो हिली एरियाज़ के अंदर है, 60% जो पॉपुलेशन है वो मैतीज का जो आपको वैली के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। मैतीज वहाँ पे एक डोमिनेटेड सेक्शन है बट उसको एसटी स्टेटस के रिगार्डिंग में वहाँ पे वायलेंस का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ और आप देखें कि काफ़ी समय से वो वायलेंस का सिचुएशन है वो चल रहा है, मणिपुर के अंदर एक डिस्टर्बेंस जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एक फ्लोरल जो फेस्टिवल है, फूलों का जो फेस्टिवल है उसके बारे में है। ये फूलों का जो फेस्टिवल है उसका नाम है बथुकम्मा। बथुकम्मा को कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पे इस बथुकम्मा जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है स्टूडेंट्स। ये आपको मानसून के पीरियड के बाद में आपको ये फेस्टिवल है तेलंगाना के अंदर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे अगर हम गॉडेस के बारे में बात करें, जो गौरी हैं, जो माँ दुर्गा हैं, उन्हीं का एक पार्ट है गौरी। तो माँ गौरी का यहाँ पे वर्शिप है वो किया जाता है इस बथुकम्मा फेस्टिवल के अंदर में। वुमेन्स का ये फेस्टिवल है, वुमेन्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है, फ्लोरल्स के द्वारा अलग अलग तरीके के जो यहाँ पे स्टैच्यू हैं, अलग अलग तरीके के जो पेंटिंग्स हैं, जो आकृतियां हैं वो बनाई जाती हैं फूलों के द्वारा। तो बथुकम्मा फेस्टिवल क्या है? एक फ्लोरल फेस्टिवल है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रीजन के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है वुमेन्स के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स केरल के रिगार्डिंग में है। केरल के अंदर आप देखिए कि वहाँ पे लैंडस्लाइड का जो इश्यू है उसको डील करने के रिगार्डिंग में, क्योंकि आप देखिए कि केरल के अंदर भी एक हाईलैंड एरिया है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट मुन्नार का जो एरिया है एक हाईलैंड एरिया है। तो उसके अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे जो हाईलैंड के आसपास जो रोड्स हैं वो बनाई गई हैं, तो यहाँ पे जो बम्बू हैं उनको लगाया जाएगा, बांस को लगाया जाएगा, बम्बू को यहाँ पे लगाया जाएगा और उसको लगाने के बाद में आप देखिए कि जो लैंड स्लाइड है उसको रोकने की कोशिश की जाएगी मुन्नार हिल्स के एरिया के अंदर में। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इसी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर इराविकुलम जो नेशनल पार्क है वो सिचुएटेड है, जो कि आपको नीलगिरी तहर का जो डोमिनेटेड एरिया है वो देखने के लिए मिलता है। क्या नाम है नेशनल पार्क का? इराविकुलम।
इराविकुलम नेशनल पार्क है जो कहाँ पे सिचुएटेड है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के एरिया के अंदर में। मुन्नार हिल्स का जो एरिया है जो कि आपको कॉफ़ी का जो कल्टीवेशन है उसके लिए भी जाना जाता है, टी का जो कल्टीवेशन है उसके लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे जो हमने देखा कि जो अलग अलग गोट का एक प्रजाति है वो इस इराविकुलम नेशनल पार्क के अंदर पाया जाता है, नीलगिरी तहर। और अगर हम बात करें बम्बू के बारे में स्टूडेंट, बम्बू को पहले जो ट्री है उसका स्टेटस हुआ करता था, ट्री का स्टेटस हुआ करता था 2017 के समय जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसका जो स्टेटस है उसको चेंज किया गया, और इसका जो स्टेटस है वो क्या दिया गया है, ग्रास का जो स्टेटस है वो दे दिया गया। 1927 के समय इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है उसके अंदर अमेंड करते हुए इसको ग्रास का स्टेटस दिया गया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो बम्बूज है उसको यूज किया जाता है, इवन कंजप्शन के पर्पज से, ईटिंग का जो पर्पज है उसके लिए भी जो बम्बू है उसको यूज किया जाता है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में। कुछ दिन पहले 10 से 15 दिन पहले हमने न्यूज़पेपर के अंदर ही उसको डिस्कस किया था कि कैसे हमारा जो मेघालय का जो एरिया है, मणिपुर का जो एरिया है, वहाँ पे बम्बूज को यूज किया जाता है अपने कंजप्शन के पर्सपेक्टिव से, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे लैंडस्लाइड के बारे में, तो आप देखिए कि हमारे जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनके अंदर भी जो लैंडस्लाइड है वो डे बाय डे इंक्रीज हुआ है, डे बाय डे। जो मानसून का जो समय है उस समय में जो हाईली वोलेटाइल एरिया होने की वजह से, हाईली डिस्टर्ब्ड एरिया होने की वजह से जो लैंडस्लाइड है वो मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है इंडियन हिमालयन स्टेट्स के अंदर में। एक कमेटी है वो बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसके द्वारा हमारे जो हिमालयन स्टेट्स है, जो 13 स्टेट्स है हिमालय के, उनको यहाँ पे रीड किया जाएगा, वहाँ का जो प्रोसेस है उसको एग्जामिन किया जाएगा कि क्यों इस तरीके के जो इंसिडेंट्स है वो इंक्रीज हुए हैं। उसी समय में केरल के द्वारा भी अपना एक कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कि इनका जो हाईलैंड का एरिया है, जो यहाँ पे मुन्नार हिल्स है, जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है, इराविकुलम नेशनल पार्क का जो एरिया है, उस एरिया के अंदर में किस तरीके से जो लैंडस्लाइड है उसको रोका जा सकता है, लैंडस्लाइड से कितना हमारा जो कंट्री है, क्या हमारा कंट्री 12% के आसपास का जो जोग्राफिकल एरिया है वो लैंडस्लाइड से अफेक्टेड है, या फिर ये एरिया 20% है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए डिजास्टर से रिलेटेड जो डाटा है उसके बारे में, कि हमारा कंट्री का जो 40% एरिया है वो फ्लड प्रोन है, कितना एरिया है जो बेसिकली यहाँ पे लैंडस्लाइड प्रोन है, कितना एरिया है जो यहाँ पे अर्थक्वेक से इफेक्टेड आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द केरल गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है उसके बारे में हमने डिस्कस किया लैंडस्लाइड को रोकने के रिगार्डिंग में। एक लैंडस्लाइड के रिगार्डिंग में अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में भी बात की गई थी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है उनको डेवलप किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के द्वारा, अलग अलग जो गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अडॉप्ट करने की बात की गई है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया गया 2015 के समय, और फिर कोशिश की गई कि कंटिन्यूस इनको ट्रैक किया जाए, बट अभी सामने आया है कि इनकी जो प्रोग्रेस है वो कंटिन्यूस यहाँ पे एक स्लो फेज के अंदर है। हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको 2030 तक हमको अचीव करना है, कि 2030 तक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव कर सकें। आपको हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। गोल नंबर 1 बेसिकली स्टूडेंट्स किसके रिगार्डिंग में है, कि पॉवर्टी है उसको हमें ख़त्म करना है, नो पॉवर्टी होनी चाहिए, जीरो पॉवर्टी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट सस्टेनेबल गोल नंबर 2 के बारे में, तो जीरो हंगर के बारे में वहाँ पे बात की गई है, कि जो भुखमरी है, जो यहाँ पे लोग न्यूट्रिशनल फूड जिनको अवेलेबल नहीं है उसको कैसे हमको जीरो करना है, जीरो के परसेंटेज के ऊपर लेके जाना है। आप देखिए कि रिसेंटली जीरो हंगर से रिलेटेड जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसको रिलीज किया गया कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा, जिसके अंदर इंडिया का जो रैंक है 111 रहा है आउट ऑफ 125 कंट्रीज। नो पॉवर्टी के बारे में अगर हम बात करें, काफ़ी सारे लोगों को हमारी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के द्वारा पॉवर्टी का जो रेट है उससे बाहर निकाला गया है, पॉवर्टी की जो लाइन है उससे बाहर निकाला गया है। गोल नंबर 3 के बारे में अगर हम बात करें, तो गुड हेल्थ के पर्सपेक्टिव से है, हेल्थ को यहाँ पे डील किया गया है, कि हेल्थ का जो सेक्टर्स है उसके अंदर में हम यहाँ पे जो अचीव हैं वो करें, तो हेल्थ सेक्टर्स को गोल नंबर 3 के अंदर रखा गया। गोल नंबर 4 के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में है, कि क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी एंड अफोर्डेबल जो एजुकेशन है वो होनी चाहिए। गोल नंबर 5 आपको पता होना चाहिए कि जेंडर इक्वलिटी के पर्सपेक्टिव से है, जेंडर के अंदर जो इक्वलिटी है उसको हम यहाँ पे अचीव करें।
गोल नंबर 6 के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में है। स्वच्छ भारत अभियान आपको पता होना चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टूडेंट क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के पर्सपेक्टिव से गोल नंबर 6 है। गोल नंबर 7 के बारे में अगर हम बात करें तो गोल नंबर 7 आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है उसको हम यहाँ पे यूज कर सके। क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आप देखिए कि इसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि हमारा पेरिस के अंदर में जो COP 21 के अंदर हमने INDC टारगेट्स जो डिसाइड किए थे उसके अंदर भी हमने टारगेट रखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी को मैक्सिमम हम यहाँ पे बूस्ट कर सके। गोल नंबर 8 के बारे में अगर हम बात करें तो वर्किंग लाइफ प्रोसेस के बारे में है कि डिसेंट वर्क होना चाहिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे दिस इज ऑल अबाउट द ग्रोथ एंड वर्क के बारे में है, ग्रोथ एंड डिसेंट जो वर्क है उसके बारे में डील किया गया है। गोल नंबर 9 के बारे में अगर हम बात करें, गोल नंबर 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। इंडस्ट्री 3I के बारे में डील किया गया है, 3I इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। गोल नंबर 12 जेंडर इनइक्वलिटी है, तो जेंडर इनइक्वलिटी को रिड्यूस करना है, जेंडर जितना भी इनइक्वलिटी है उसको रिड्यूस करना है। किसके अंदर? गोल नंबर 10 के अंदर में। जो जेंडर इक्वलिटी को कहाँ पे प्रमोट करेंगे? गोल नंबर 5 के अंदर। गोल नंबर 10 के अंदर जो जेंडर इनइक्वलिटी है, जेंडर इनइक्वलिटी है उसको यहाँ पे रिड्यूस करना है। गोल नंबर 11 इज अबाउट द स्मार्ट सिटीज हैं, सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट जो सिटीज है उनके बारे में है। गोल नंबर 12 के बारे में अगर हम बात करें कंजप्शन के पर्सपेक्टिव से है कि रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड रिप्रोडक्शन होना चाहिए। गोल नंबर 13 अबाउट द क्लाइमेट एक्शन। गोल नंबर 14 लाइफ अबाउट द लाइफ बिलो द वाटर है, लाइफ ऑन द लैंड है। गोल नंबर 15। 16 है पीस एंड जस्टिस के रिगार्डिंग में, और 17 बोलता है कि ये जितने भी गोल्स हैं जो हम 16 गोल्स हमने डिसाइड किए उन गोल्स के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट का एक पार्टनरशिप होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो मिशन स्पेस के जो मिशन है उसके अंदर काफ़ी अच्छा जो सक्सेस रहा पिछले कुछ दिनों से। आप देखें कि चंद्रयान के जो मिशंस हैं, इंडिया इसरो एक रिलायबल पार्टनर के रूप में इमर्ज हुआ है। काफ़ी सारे कंट्रीज के द्वारा अपने जो सैटेलाइट हैं इसरो की हेल्प के थ्रू यहाँ पे सेंड किए जाते हैं। इसके बिहाइंड का रीजन ये है, एक तो काफ़ी चीप जो बजटरी जो सपोर्ट है वो काफ़ी कम होते हुए भी इसरो के द्वारा जो सक्सेसफुल रेट है वो काफ़ी अधिक होना। तो हाँ, रिसेंटली इनका एक मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुआ था ऑनरेबल PM सर के द्वारा। 2014 तक हमारा जो लैंड के ऊपर हमारा जो मैन है उसको मून के ऊपर पहुंचाने के बारे में बात की गई है। अभी देखिए कि गगनयान मिशन है उसको भी लॉन्च किया जाएगा आने वाले समय में। उसका जो टेस्टिंग प्रोसेस है 21 अक्टूबर को उसको लॉन्च किए जाने वाला है टेस्टिंग प्रोसेस के थ्रू। इसके अंदर इंटरप्लानेटरी जो मिशन है उसके बारे में भी बात की गई। आपको स्टूडेंट्स इसरो के बारे में पता होना चाहिए, विक्रम साराभाई नाम के जो पर्सन है जिनके द्वारा कैसे इसको इस्टेब्लिश किया गया, बाद में इसको इसरो का जो नाम है वो दिया गया है। इसके अलावा ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में आता है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यहाँ पे PMO के द्वारा उसको डील किया जाता है इसरो को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में है। जो नेशनल अवार्ड्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जिनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। एक वेटरन एक्ट्रेस है वाहिदा रहमान, उनको यहाँ पे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। जो इंडस्ट्री के अंदर इनका जो योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है, उसी के पर्सपेक्टिव में से दादा साहेब फाल्के कौन थे? बेसिकली इंडिया जो सिनेमा है उसके फादर के रूप में उनको देखा जाता है, इंडियन सिनेमा के फादर के रूप में इनको देखा जाता है। 1913 के समय में इनके द्वारा जो फर्स्ट मूवी है राजा हरीशचंद्र वो इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। राजा हरीशचंद्र नाम का जो मूवी है वो इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। 1969 के समय में ये जो अवार्ड्स हैं वो स्टार्ट किए गए थे जिसके अंदर मॉनेटरी सपोर्ट है, सोल है और इस तरीके से जो कुछ चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। आप देखें कि मॉनेटरी सपोर्ट भी है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। जो पैसे हैं वो यहाँ पे दिए जाते हैं इस अवार्ड के अंदर में, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के अंदर में। 1969 के समय में फर्स्ट टाइम ये पुरस्कार है वो दिया गया था। उस समय में हमारे यहाँ पे जो देविका राय है वो हुआ करते थे, उनको फर्स्ट टाइम जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में। ऑनरेबल PM सर के द्वारा कल जो है
ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया का जो 2013 का जो समिट है उसको यहाँ पे उनके द्वारा एड्रेस किया गया। इंडिया का जो मैरीटाइम इकोनॉमी है उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया कि लॉन्ग टर्म हमको यहाँ पे अपना जो ब्लूप्रिंट है उसको डेवलप करना होगा मैरीटाइम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको इंडिया का जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसके बारे में पता होना चाहिए, ये आपके लिए होमवर्क है इंडिया के मैरीटाइम बाउंड्री के बारे में रीड करना। अगर हम मैरीटाइम सेक्टर्स के रिगार्डिंग में इंडिया के एफर्ट्स के बारे में बात करें तो आप देखिए कि यूएन क्लोज के द्वारा जो हमारी जो यूएन क्लोज के द्वारा जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसको डिसाइड किया गया है। तो टेरिटोरियल वाटर एंड टेरिटोरियल जो बाउंड्री है उसको इंडिया के द्वारा हमेशा से एंडोर्स किया जाता है। टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को भी इंडिया हमेशा से प्रमोट करता है। बट अगर हम मैरीटाइम सेक्टर के बारे में बात करें तो यूएन क्लोज के द्वारा जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसको डिसाइड किया गया। इंडिया हमेशा से एक सेफ एंड सिक्योर जो ओशियन है उसका हमेशा एक प्रमोटर रहा है, उसको हमेशा से एंडोर्स करता है इंडिया। चाहे वो इंडियन ओशियन की बात हो या इंडो पैसिफिक ओशियन की बात हो, काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं, जिसके अंदर आप देखिए कि सबसे पहले इनिशिएटिव आपको देखने के लिए मिलेगा सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर सभी लोगों को सिक्योरिटी हो, ग्रोथ हो, सभी लोगों का यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो वो हो, ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा सागर इनिशिएटिव चलाया गया। इसके अलावा देखिए कि एंटी पायरेसी जो ऑपरेशन है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जो एंटी पायरेसी के जो ऑपरेशंस है, एंटी पायरेसी के जो ऑपरेशंस है उसको हमेशा से सपोर्ट करता है। चाहे हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो रीजन है, सोमालिया का जो रीजन है, वहाँ पे जो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस जो किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा हमेशा से उनका सपोर्ट रहा है, कैसे यहाँ पे सी टाइम पायरेसी को नेग्लेक्ट किया जा सके सोमालिया के रीजन से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में। तो बिम्स्टेक का जो यहाँ पे इनिशिएटिव है जिसका गवर्नमेंट इंडिया एक इम्पोर्टेंट पिलर के रूप में काम करता है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को हमको यहाँ पे प्रमोट करना है बिम्स्टेक के थ्रू। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दिस इज ऑल अबाउट द बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के अंदर कौन कौन से कंट्रीज हैं ये आपका होमवर्क है जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएन क्लोज है, इंडियन फ्यूजन सेंटर है जो मैरीटाइम सेक्टर के रिगार्डिंग में है। इंडियन फ्यूजन सेक्टर जो इंडियन ओशन रीजन का है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंडियन फ्यूजन सेंटर प्लस में इंडियन ओशन रीजन का ये इंडियन फ्यूजन सेंटर है, इसका हेडक्वार्टर है स्टूडेंट्स गुरुग्राम के अंदर में। गुरुग्राम हरियाणा के अंदर जो मानेसर का रीजन है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। दिस इज ऑल अबाउट द इंडियाज मैरीटाइम इकोनॉमी, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पीएम मोदी सर के द्वारा एड्रेस किया गया कि हमको लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट को डेवलप करना होगा जिससे कि हमें मैरीटाइम पायरेसी है उसको डील कर सके, एक सेफ एंड सिक्योर जो यहाँ पे मैरीटाइम इकोनॉमी है उसको प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए इजराइल के बारे में हमने कंटिन्यूस डिस्कस किया है, अरब लीग के बारे में हमने बात की, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो वो कंटिन्यूस अटैक के बारे में है वर्ल्ड के पेज के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है वहाँ पे कोई भी। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे डिस्कशन, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।